बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में आज अमेरिकी राष्ट्रपति के विषय को अपन और भी आगे बढ़ाएंगे। अब तक अपन ने जिन चीजों के बारे में समझा राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में, वो उनकी स्थिति, उनके निर्वाचन, उनकी योग्यताएं और निर्वाचन से जुड़े हुए विविध पहलू, दलीय स्थिति इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य और अधिकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बात और स्पष्ट यहाँ पे करूं, समझना चाहिए कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, अब यदि उसका पद रिक्त हो जाए किसी कारण से, तो जैसा कि मैंने बताया था, उपराष्ट्रपति शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद का राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। लेकिन उस स्थिति में यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में अनेक संशोधनों के बाद होते हुए अनेक संशोधन हुए और इसके बाद 25वें संशोधन के बाद ये स्पष्ट और स्थिति स्पष्ट हुई है और ये कहा गया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए तो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, सीनेट का अध्यक्ष, राज्य सचिव यानी गृह मंत्री, वित्त सचिव वित्त मंत्री या युद्ध सचिव रक्षा मंत्री क्रमशः इस तरह से वो पद संभालेंगे राष्ट्रपति के पद का। और उसके बाद जो संशोधन हुआ, जो लेटेस्ट संशोधन हुआ 25वां संशोधन, उसमें इस तरह की प्रक्रिया को पूरी तरह से पर भ्रम या कंफ्यूजन को विराम देते हुए जो संविधान का संशोधन हुआ, उसमें ये कहा गया कि जब भी कभी इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को, अपने किसी व्यक्ति को नामजद मनोनीत कर सकेगा, लेकिन उसको कांग्रेस का अनुमोदन आवश्यक होगा। उसका अनुमोदन, उसके नाम का कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और तब वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ, रिचर्ड निक्सन के त्यागपत्र के बाद जब राष्ट्रपति पद खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड बने और फिर फोर्ड ने नेल्सन रॉकफेलर को उपराष्ट्रपति नामजद किया। तो स्थिति है, थोड़ी स्थिति भारत से अलग है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा भारत के बारे में। क्योंकि भारत में, मैं बता दूं यहाँ पर, भारत में जो यदि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है, लेकिन मात्र 6 माह, अधिकतम 6 माह तक के लिए, शेष बचे कार्यकाल के लिए नहीं। और उस 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के पद का पुनः चुनाव होता है। और इस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उपराष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। ऐसा हो चुका एक बार 1969 में, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, बीबी गिरी राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहे थे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति के पद का पदभार का दायित्व निर्वहन किया। ये भारत की स्थिति है। खैर, अब अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, अधिकार के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित है और जैसा कि ऑग एंड रे ने कहा कि राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका का प्रधान ही है। और संविधान के अनुसार भी कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में ही निहित होगी। तो ये कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है? नंबर 1, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। जितने भी कानून हैं वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए या अन्य प्रकार से बने, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के माध्यम से, उन समस्त कानूनों को लागू करने का दायित्व
अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने का उत्तरदायी होगा। अमेरिका एक संघीय देश है, तो राष्ट्रपति संघीय कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बाकी जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करें। अब राष्ट्रपति इस बात का भी निर्णय करता है कि किन कानूनों को कठोरता से लागू किया जाए और किन्हें कम कठोरता से लागू किया जाए। जैसे पूर्व में भी राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने एक कानून को 1890 में लागू करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और ये कानून 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट द्वारा पद ग्रहण किए जाने पर प्रभावी किया जा सका। ऐसे कई कानून होते हैं जिसमें राष्ट्रपति कठोरता से लागू करने की सिफारिश करता है और कई बार राष्ट्रपति इसको एक ठंडे बस्ते में भी डाल देता है। अन्य उदाहरण है जब सेना का भी सहारा लिया गया कानून को लागू करने के लिए 1922 में राष्ट्रपति हार्डिंग और उससे पहले राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने 1894 में हड़तालों को कंट्रोल करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया था। आइजनहावर ने फिर से 1950 के दशक में सैन्य इस्तेमाल किया था। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। दूसरा इसी में कार्यपालिका शक्तियां, प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण प्रशासन का भी सर्वोच्च निर्देशक है और इस प्रकार यह उसका संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रशासन के विभिन्न अंगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी पूरी निगरानी रखे। और राष्ट्रपति इसलिए एक अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम वो जो उचित समझे वो जारी कर सकता है और इसके लिए वो विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय का आदेश और इसके लिए भी आदेश निर्देश जारी कर सकता है। तीसरा, कार्यपालिका शक्ति में ही नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार, पद से हटाने का अधिकार। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो है नियुक्ति, विभिन्न पदों के पर नियुक्ति और उसको हटाना। अब ये दो प्रकार के नियुक्तियां इस संबंध में दो प्रकार की है। वे ऐसे उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श और उनके अनुमोदन से सहमति से नियुक्तियां करता है और दूसरा ऐसे पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा न्यायालय की सहमति विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां करता है। इसलिए यह तय है कि कांग्रेस और सीनेट की भी इसमें भूमिका होती है नियुक्तियों में। जैसे राजदूत है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, देश में विभिन्न आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और सेना के, नौसेना के उच्चाधिकारी हैं। ये नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सीनेट के द्वारा इनका अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है जिसमें राष्ट्रपति अपने स्तर पर डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है, अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए अपॉइंटमेंट्स करता है। कार्यपालिका शक्ति में एक और है कि राष्ट्रपति का जो दायित्व है वो सीनेट के प्रति शिष्टता, जिसमें अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसे सीनेट की शिष्टता के प्रति शिष्टता भी कहा जाता है और सीनेट की सहमति से, सीनेट के परामर्श पर यह नियुक्तियां की जाती है। एक और अधिकार, क्षमादान का अधिकार, पार्डन है ना, राइट टू पार्डन, क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो अपराधियों को क्षमादान, उनके दंड को स्थगित करना या दंड को कम करने का अधिकार उसके पास है और वह साथ में अपराध के लिए एमनेस्टी यानी सामान्य क्षमादान भी दे सकता है। लेकिन राज्यों की विधि, राज्यों के कानून के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये बहुत अहम बात है। वह केवल संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराधों को ही क्षमा कर सकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। और इस तरह से राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार बहुत व्यापक नहीं है, सीमित है,
क्योंकि वो संघीय कानूनों के दायरे में ही ये समाधान का अधिकार प्राप्त है उसको। दूसरा, विदेश नीति का संचालन। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी विदेश नीति का सर्वोच्च संचालन करता है, यानी कि राष्ट्रपति कुल मिलाकर पूर्ण रूप से, क्योंकि संघीय विषय है विदेश नीति, तो उसके प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दुनिया के सभी मंचों पर प्रतिनिधित्व करता है और इस नाते राजदूतों की नियुक्ति हो, अमेरिकी विदेश नीति का खुलासा हो, उसकी घोषणा हो, विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना, है ना, संधियां करना, समझौते करना, अमेरिकी विदेशी नागरिकों का विदेशों में संरक्षण करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, और सशस्त्र बलों का सेनापतित्व, यानी कि सशस्त्र बलों का सेनापतित्व करना, ये सब राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों में शामिल है। ये कार्यकारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का विषय बहुत व्यापक है, तो इसको विस्तार से समझना होगा। इसको संक्षेप में हम करके नहीं समझ सकते, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आराम से इसको समझते हो जाएंगे। कार्यपालिका शक्तियां आज मैंने समझाई और विधायी शक्तियों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में